हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 14 अगस्त की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो इसकी विजेता टीम भारत है। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन है? भारत है। आयोजन कहाँ पर किया गया इसका? तो आयोजन इसका चेन्नई में किया गया। चेन्नई में राधा कृष्णन स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। संस्करण कौन सा था? 7वां संस्करण था। और उप विजेता इसमें कौन रहा है? तो भारत ने मलेशिया को हराकर यह ट्रॉफी जीत ली है। तो इतनी चीज़ें आपको नोट कर लेना है। भारत इसमें चौथी बार विजेता रहा, यानी कि जो एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 में हुई है, इसमें जब भारत जीता है तो चौथी बार इसका विजेता रहा है। इससे पहले भारत ने 3 बार इस ट्रॉफी को जीत लिया था। 2 वर्ष में 1 बार इस ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है, यह भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही स्पंज शहर योजना का संबंध किससे है? स्पंज शहर योजना का संबंध चीन देश से है। स्पंज शहर योजना की शुरुआत कब हुई? 2015 में इसकी शुरुआत हुई और यह योजना असफल रही। उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था विनाशकारी बाढ़ से जलमग्न होने वाले शहरों को बचाना, यानी कि जो विनाशकारी बाढ़ आती है या जो भारी बरसात होती है उसके कारण जो शहरों में जल जमा हो जाता है, उससे उनको निजात दिलाना, यह इस योजना का उद्देश्य था। आप देखते होंगे भारत में भी जो बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पर शहरों में जब काफ़ी बरसात हो जाती है भारी मात्रा में, तो वहाँ पर भी जल जमाव हो जाते हैं। तो वही जल जमाव चीन में भी होते थे। उससे निजात दिलाने के लिए शहरों को स्पंज शहर योजना की शुरुआत की गई थी। अब यह योजना असफल क्यों रही? क्योंकि विफल होने का कारण क्या है? 200 मिलीमीटर बारिश का पानी सोखने की क्षमता, यानी कि जो स्पंज लगाए गए थे उसमें 200 मिलीमीटर बारिश का पानी सोखने की क्षमता थी। लेकिन जब अत्यधिक मात्रा में बरसात हो जाएगी तो क्या होगा? यह स्पंज अपनी लिमिट तक पानी को सोखेंगे, उसके बाद पानी को नहीं सोखेंगे। जैसे अगर एक पूरी बाल्टी भरी हुई है और उसमें छोटा सा टुकड़ा आप स्पंज का डाल दीजिए, तो क्या पूरी बाल्टी के पानी को सोख लेगा? नहीं सोखेगा। जितना उसकी क्षमता उतना पानी सोखेगा, उसके बाद पानी वैसे ही बाल्टी में भरा रहेगा। तो वही कंडीशन यहाँ पर हुई कि 200 मिलीमीटर बारिश का पानी सोखने की क्षमता थी स्पंज की, तो उतना उसने सोखा। लेकिन भारी बारिश के कारण जल जमाव फिर से वहाँ पर होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि क्षमता से अधिक बारिश हो गई तो पानी कहाँ जाएगा? फिर से वहीं पर एकत्रित हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि यह योजना विफल क्यों हो गई। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय को यूके संसद ने सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है? मायरा ग्रोवर, यह एक लेखिका है। मायरा ग्रोवर, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? सशक्त महिला आइकन पुरस्कार यूके की संसद द्वारा दिया गया है और यह एक लेखिका है। यूके की संसद द्वारा दिया गया। यूके की संसद में अपर हाउस होता है और लोअर हाउस होता है। अपर हाउस को क्या कहते हैं? अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड कहते हैं और लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। जैसे भारत में राज्यसभा और लोकसभा है, भारत में राज्यसभा और लोकसभा है, उसी तरह से यहाँ पर अपर हाउस और लोअर हाउस है। अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड कहते हैं और लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। तो यह जो पुरस्कार दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है? हाउस ऑफ लॉर्ड के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। इसको भी आपको नोट कर लेना है। मायरा ग्रोवर यह एक लेखिका हैं और इन्होंने मानसिक कल्याण से संबंधित पुस्तक लिखी थी, जिसके कारण इनको यह पुरस्कार दिया गया है। एक पुरस्कार और साथ में दिया गया था, पहला RICS लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? सुभाष रुनवाल को दिया गया है। किस क्षेत्र से संबंधित है? रियल एस्टेट के क्षेत्र से ये संबंधित है, आपको यह भी नोट कर लेना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, जमीनी स्तर पर 120 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो शीर्ष स्थान पर गुजरात है और दूसरे स्थान पर राजस्थान है। गुजरात ये पहले स्थान पे, इसके बाद राजस्थान दूसरे स्थान पे है। अगर आपसे पूछता है कि जमीन से 150 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में प्रथम कौन सा है, तब आपका राजस्थान प्रथम हो जाएगा और दूसरे स्थान पे यहाँ गुजरात हो जाएगा।
दूसरे स्थान पे गुजरात और पहले स्थान पे राजस्थान। अगर 120 मीटर ऊपर पूछता है तो पहले स्थान पे गुजरात है और दूसरे स्थान पे राजस्थान है। अगर आपसे कहता है कि ज़मीन से 150 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में पहले स्थान पे कौन है, तब राजस्थान आपका पहले स्थान पे हो जाएगा और दूसरे स्थान पे गुजरात हो जाएगा, आपको याद रखना है। पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान चौथा है। पहले स्थान पे कौन है, चीन, दूसरे पे अमेरिका है, तीसरे पे जर्मनी है और चौथे पे भारत है। तो पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत का स्थान कौन सा है, चौथा स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग ने किसके सहयोग से देश के स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 प्रारंभ किया है। इसरो के सहयोग से इसको प्रारंभ किया गया है। इसरो काफ़ी चर्चा में है क्योंकि अभी चंद्रयान 3 भी लॉन्च हुआ है और चंद्रयान 3 की लैंडिंग भी होने वाली है चंद्रमा पर, तो इसरो चर्चा में है। इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर एस सोमनाथ, ये इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं, इसको भी आपको नोट कर लेना है। तो उद्देश्य क्या है, नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है स्पेस टेक्नोलॉजी में समस्या समाधान के लिए छात्रों के आइडिया और इनोवेशन को शामिल करना। छात्रों के जो आइडिया हैं या नवाचार हैं अगर वो उपयुक्त हैं तो स्पेस टेक्नोलॉजी में उनको शामिल करना यह उद्देश्य है। कौन से छात्र इसमें शामिल होंगे, किस छात्रों के आइडिया को शामिल किया जाएगा, तो 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए यह प्रारंभ किया गया है, आपको याद रखना है। 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों के आइडिया और इनोवेशन अगर उपयुक्त हैं तो स्पेस टेक्नोलॉजी में उनको शामिल किया जाएगा, आपको याद रखना है। अटल इनोवेशन मिशन AIM, इसको नीति आयोग द्वारा स्टार्ट किया गया था और इसी मिशन के अंतर्गत इस नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 को प्रारंभ किया गया है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 को प्रारंभ किया गया है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, यह भी आपको नोट कर लेना है। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसको भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ADEX और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क ADMF कहाँ लॉन्च किया गया है, हैदराबाद में इसको लॉन्च किया गया है। हैदराबाद में इसको लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य है कृषि डेटा का उचित उपयोग करना, इसका उद्देश्य है। स्टॉक एक्सचेंज, भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक BSE है और एक NSE है। BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में इसकी स्थापना हुई थी और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, यह भी आपको नोट कर लेना है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और इसके इंडेक्स को क्या कहते हैं, सेंसेक्स इसके इंडेक्स को कहा जाता है। निफ्टी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और इसके इंडेक्स को क्या कहा जाता है, इसके एक्सचेंज को निफ्टी कहा जाता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को क्या कहा जाता है, निफ्टी कहा जाता है। और इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में इन दोनों का हेडक्वार्टर है। स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट कौन करता है, तो सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। ये सारी जानकारी आपको नोट कर लेनी है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 7वां प्रश्न है, देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया जाएगा, उज्जैन मध्य प्रदेश में इसको स्थापित किया जाएगा। इस मॉल में कौन कौन सी वस्तुएं मिलेंगी, तो यहाँ पर GI टैग उत्पाद मिलेंगे, हस्तशिल्प उत्पाद मिलेंगे, एक जिला एक उत्पाद यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा आपको। प्रत्येक जिले के फेमस जो उत्पाद होते हैं उनकी दुकानें भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। अन्य राज्यों के प्रसिद्ध भोजन जो होते हैं उनकी दुकान भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर बागीचे भी आपको मिल जाएंगे, यानी कुल मिलाकर यह 1 स्टॉप मार्केट होने वाला है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएंगी और यह देश का पहला यूनिटी मॉल है, इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि पहला है इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य ने मुख्यमंत्री सौर मिशन प्रारंभ किया है, मेघालय द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, कॉनरेड संगमा, ये मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। उद्देश्य क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा
और विद्युत आपूर्ति को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। नवीकरणीय जो ऊर्जा होती है वो प्रदूषण मुक्त होती है, यानी कि उसमें कोई प्रदूषण नहीं होता है। तो जैसे सौर ऊर्जा है, ये क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है, तो इससे प्रदूषण नहीं होता है। तो इसको बढ़ाना और इसकी आपूर्ति को भी बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। इसके लिए क्या किया जाएगा, 283 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित की जाएगी। 5 वर्ष में, अगले 5 वर्ष में 500 करोड़ रुपए का निवेश इसमें किया जाएगा और इसमें सब्सिडी भी दी जाएगी। सब्सिडी किसको दी जाएगी, व्यक्तिगत परिवार अगर सौर ऊर्जा लगाता है तो उसे 70% की सब्सिडी दी जाएगी, और अगर स्कूल, होटल या अस्पताल में सौर ऊर्जा लगती है तो उसमें 50% की सब्सिडी दी जाएगी। यह भी आपको नोट कर लेना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में देश के पहले डाकघर का खिताब किसे मिला है, कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर को देश के पहले डाकघर का खिताब मिला है। कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर, ये स्थापना के दृष्टि से पहला नहीं है, स्थापना के दृष्टि से पहला नहीं है, एलओसी से पहला डाकघर, यानी अगर आप एलओसी से एंट्री करते हैं तो वहाँ से आपको पहला डाकघर जो प्राप्त होगा कौन सा होगा, कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर का डाकघर, ये पहला डाकघर है। तो इस स्थिति के आधार पर आपका पहला यहाँ पे होगा। ये स्थापना के आधार पर पहला नहीं है, किस आधार पे है, एलओसी से अगर आप एंट्री करते हैं तो देश का पहला डाकघर कौन मिलेगा आपको, कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर का डाकघर, ये देश का पहला डाकघर है। अभी तक इसे अंतिम डाकघर, देश का अंतिम डाकघर कहा जाता था। जब नीचे से हम लोग जाते थे तो देश का अंतिम था, लेकिन जब हम एलओसी से आएंगे, अब हम उधर से आ रहे हैं, अभी तक हम इधर से जाते थे, अब उधर से हम आ रहे हैं, तो जब हम आएंगे तो पहला डाकघर कौन सा पड़ेगा, देश का कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर का डाकघर पड़ेगा। ये आपको याद रखना है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत विश्व के सबसे ऊँचे रेलवे पुल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। यह विश्व का सबसे ऊँचा रेलवे पुल कहाँ पर बनाया गया है, जम्मू कश्मीर चेनाब नदी पर यह बनाया गया, आपको याद रखना है। तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ, किस राज्य में बनाया गया है, जम्मू कश्मीर में बनाया गया है, और किस नदी पर बनाया गया है, चेनाब नदी पर बनाया गया है। चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, अभी आपको नोट कर लेना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में दूसरा इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया है। 2023 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न है, उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास किसके बीच होता है, भारत और सिंगापुर के बीच होता है, और कहाँ पर इसका आयोजन किया गया, जोधपुर में इसका आयोजन किया गया। सरस्वती सम्मान 2022 किसको दिया गया, शिव शंकरी को दिया गया, किसके लिए, सूर्यवंशम उपन्यास के लिए दिया गया। व्यास सम्मान 2022 ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया, पागल खाना उपन्यास के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, अफगानिस्तान इसमें शीर्ष स्थान पे है, और भारत का इसमें 13वां स्थान है, आपको याद रखना है। माउंट मेरापी और माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी ये कहाँ पर है, ये इंडोनेशिया में स्थित है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, उत्तराखंड में इसका आयोजन किया जाएगा। लद्दाख में सेना की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है, कैप्टन गीता राणा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया गया, तो कहाँ पर स्थापित किया गया है, उत्तराखंड में इसको स्थापित किया गया है। मीरा का संबंध किस फसल से है, मोटे अनाज बाजरा से इसका संबंध है, और मोटे अनाज को क्या कहते हैं, श्री अन्न कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है, मोडेरा गांव, ये कहाँ पर है, ये गुजरात में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये थे फूलपत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।